हैं। आज का एक टॉपिक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, जिसके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, थ्रू दिस। तो इस सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जनरली कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया। तो यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो डिसोसिएट करेगा कंप्लीटली, और इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास्ट होगी। दो चीज ध्यान रखना है, एक जो डिसोसिएट होगा कंप्लीटली, और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इससे पास होगी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कौन से आएंगे, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं या जनरली जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब द सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ या पास थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। वीक ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। वीक का मतलब होगा कि जो डिसोसिएट होगा पार्शियली, जो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, ठीक है, पार्शियली। और दूसरी चीज क्या है, इससे लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर टूटेगा ही कम तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इसे कहेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जो आने वाला जो लॉ मैं आपको बताऊंगा वो इसी बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस लॉ को, जो आज का इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये समझ में आ गया, वीक में कौन कौन से आएंगे आपके पास, जैसे NH4OH हो गया। सेकेंड ग्रुप के या और ग्रुप के कोई भी हाइड्रोक्साइड वाले वो वीक में आएंगे, ठीक है। या वीक एसिड ले लो कोई भी, जैसे CH3COOH, यानी जितने भी वीक एसिड हैं, वीक बेस हैं, ये सब एग्जाम्पल होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो ये समझ में आया आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? रिप्लाई करके बता दो मुझे, यस नो। यस सर। ओके, अब देखो इसके आगे जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है, आपको मैंने बताया था थर्ड पोर्शन में कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो 4 न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो इसमें से तीसरा न्यूमेरिकल पोर्शन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो कौन सा न्यूमेरिकल है, एक लॉ है, इस साइंटिस्ट का नाम था KOLRAUSCH लॉ, कोलरॉक्स लॉ, या कुछ भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है। कोलरॉक्स, इसने क्या देखा, इसने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहले से समझ लो फिर मैं स्टेटमेंट लिखाता हूँ। इसने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, जैसे सपोज करो H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लिया हमने, NaCl ले लिया, चलो। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। जितना इसका मोलर कंडक्टिविटी होगी, देखो अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो या इसमें वाटर डालते हो तो वाटर डालने पे टूटेगा। लेकिन उसने देखा कि अगर आपने इसे इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दे, यानी बहुत ज़्यादा
वाटर डाल दिया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया है आपने, तो इस केस में क्या होता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन के केस में ये 100% डिसोसिएशन हो सकता है, यानी 100% डिसोसिएट हो जाता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए एक वर्ड है यहाँ पे लिमिटेशन, ठीक है। तो ये कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आता है, किसी में इन्फिनाइट दिखाते हैं, किसी में जीरो दिखाते हैं। तो कहता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, उसके आयंस के आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो जाएगा, जैसे ये कैटायन और एनायन के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं कोलरॉक्स लॉ। तो ये जनरली अप्लाई किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, 100% आयंस में टूट जाएगा। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, वो इक्वल होगा किसके, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। अपने आयंस अगर इसको सम करके देखोगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी उसके इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल हो जाएगी। किस केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में, लेकिन ये वीक के केस में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वीक के केस में क्यों नहीं होता है, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है कि ये टूटेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी डाइल्यूट कर लो, ये 100% डिसोसिएशन इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 100% अगर इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा तो उस केस में रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये एक बार मैं आपको इस रूल को बता देता हूं, ध्यान रखना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ऋषभ, इसमें मत लिख। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होगा, वीक के लिए अप्लाई नहीं होगा। रीजन क्या है कि अगर वीक का मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि वीक तोड़ दिया आपको कोई भी, जैसे ये ले लो CH3COH, ये वीक है। अगर मैंने कहा इसके इक्वल हो जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस के, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये आयंस टूटेगा ही नहीं पूरा, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में यानी वीक के केस में ये जो लॉ दिया था इसने वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये 50 बन रहा है, ये भी 50 बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो आपको ये डबल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो मैं इस रूल को बताता हूँ आपको, कोलरॉक्स रूल, KOHLRAUCSCH, कोलरॉक्स लॉ। ये कहता है, क्या कहता है देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग के लिए ध्यान रखना, इसका मतलब हुआ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब तुमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। तो जब बहुत पानी डालोगे तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाएगा, लेकिन वीक किसी भी हालत में नहीं टूटता। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसी है ये कि लिमिटिंग का मतलब हो गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है, इसको एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। दोनों एक ही वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखना। इन्फिनाइट का मतलब होता है जब आपने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि आपकी बुक में डेफिनेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अप्लाई होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ,
आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। ठीक है, तो उसके आयंस के जो आयनिक कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन जब आयंस में टूट जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, आयनिक कंडक्टिविटी कह देंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इस लॉ को हम कहते हैं कोलरॉक्स लॉ। क्लियर हुआ ये? रिप्लाई करना मुझे। यस सर। ओके, देखो इस एग्जांपल के थ्रू हम इसे और ज्यादा समझेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। अब मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज इसको डिनोट करते हैं, देखो मैंने कहा लेमडा के ऊपर लगा देते हैं इन्फिनाइट। किसी बुक में इन्फिनाइट लिखा होगा, किसी में लिखा होता है नॉट, एक ही बात है। किसी बुक में ऐसे लिखा होता है ये, और किसी बुक में लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसी स्टेटमेंट को। पहले स्टेटमेंट ध्यान रखो, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग का मतलब ये वर्ड आ गया, इसका मतलब हमने इसे बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। ठीक है, इनफिनाइट डाइल्यूशन यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके आयनिक यानी आयंस के जो फॉर्म में कंडक्टिविटी होगी उसके सम के इक्वल होगी, उसे कहते हैं कोलरॉक्स लॉ। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, चलो बताओ NaCl का कैसे होगा। आपकी बुक में नॉट है तो नॉट से दिखाता हूँ मैं NaCl का। तो ये कैसे टूटेगा, देखो इन्फिनाइट ऑफ Na प्लस एंड इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ, सॉरी मैं मिसिंग कर गया, सम ऑफ लिखना है, सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। इन दोनों के आयंस के सम के बराबर हो जाएगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा H2SO4। H2SO4 किस में टूटेगा, अब इसको इन्फिनाइट लगाना या नॉट लगाना नहीं भूलना है। अब देखो इसमें H प्लस है, तो H प्लस के यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा है SO4 ये हो गया। तो मैं जो स्टेटमेंट मैंने कहा, अब मैंने उससे क्या किया, आपको रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। कैसे, देखो मैंने कहा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, NaCl, इज इक्वल तो ये क्या है, लैम्डा नॉट क्या ऑफ है, मतलब जो ऐसे बना रखा, सम ऑफ तो ये साइन क्या है? द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस इज कॉल्ड कोलरॉक्स लॉ। ठीक है, तो कोलरॉक्स ने क्या कहा था कि जो आयंस होंगे, आयंस का सम करना है, इसके सम करोगे तो वो मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। अब H2SO4 आपको पता है H2SO4 किस में टूटता है, H2SO4 टूटता है हमेशा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 ये हो गया आपका, और सेकंड है H प्लस ये हो गया, तो यहाँ पे मेरे को 2 आगे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी बुक में एक और लाइन जोड़ी हुई है कि ईच आयंस मल्टीप्लाई बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो इसके आगे का वर्ड लिखा हुआ है इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ही बात है, वो कोई डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट मोलर मतलब साइन क्या कंडक्टिविटी। था? अच्छा, लैम्डा से दिखा रहे हैं। हाँ, ये कल बताया था ना आपको कि मोलर कंडक्टिविटी को हम लेमडा से दिखाते हैं, तो ऐसे दिखा दो, इस तरीके से दिखा दो। तो ये लेमडा है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी अब मैंने कुछ भी दे दिया, आपको दे दिया Na2CO3 दे दिया, तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपके पास। अभी इन्फिनाइट लगाना आपको जरूरी है, ये होगा Na प्लस, इसके 2 एटम है तो 2 अच्छा, से जीरो का मल्टीप्लाई कर मतलब दो, इन्फिनिट। और CO3 2 माइनस का, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो इसको स्टेटमेंट को ध्यान रखो, क्या कहा मैंने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। इसके आयंस कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा Na2CO3 का आयंस कौन से होंगे, Na प्लस और CO3 2 माइनस। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया बस,
सिर्फ लेमडा के डिनोट कर दिया और कुछ थोड़ी किया। अब बताओ रिप्लाई करके, यस नो, जो मैंने स्टेटमेंट अभी कहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इसी को तो हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे, यानी इसमें हमने बहुत पानी डाल दिया। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाली है, तो बाकी आप कहाँ डाल सकते हो। जो हम वाटर मिलाएंगे यानी इसको डाइल्यूट करेंगे, वो किसके साथ करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया तो ये क्या हुआ, आयंस में टूट गया। और हम कह रहे हैं कि ये दोनों का सम इक्वल है, तो इसमें नोट ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक के काम नहीं आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के काम आएगा। ठीक, तो ये आपका, आप किसी को भी चेंज कर दो। आप दूसरा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें बुक में अभी कहीं मिलेंगे आपको, जैसे है ZnSO4, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Zn2+ और SO4 2-। बस अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। बस, और क्या याद रखना है मुझे, इसके आयंस को किया, इसके ऊपर नोट लगा दो हर एक के ऊपर, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोलरॉक्स लॉ। एक और है, अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट, जैसे कल बताया था आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो भी वही स्टेटमेंट है कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने, इक्विवेलेंट के लिए EQ आ जाता है, इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, यानी कैटायन और एनायंस। ठीक है, सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझ में आया। इक्विवेलेंट में भी वही स्टेटमेंट है, बस हमने इक्विवेलेंट वर्ड यूज करना है वहां पे, मोलर के लिए मोलर यूज करना है, लेकिन आपके पास मोलर को प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विवेलेंट से। अगर लॉ पूछा जाएगा तो आपको मोलर की डेफिनेशन लिखनी है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, सर क्या इक्विवेलेंट के लिए भी तो है ही डिफाइन। डिफाइन तो कई जगह से हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे यहाँ पे, नॉर्मेलिटी को आपकी क्लास उससे बाहर रख किया है कोर्स से, तो नॉर्मेलिटी को हम प्रेफर नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ से आपके इसके एप्लीकेशन आते हैं, बस इसके एप्लीकेशन में फॉर्मूलेस है और वो आपको याद करना है। एप्लीकेशन बस यहीं से फॉर्मूले से आएगा आपके पास क्वेश्चन। पहला इसमें आता है टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी to calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte। अब इसने ये किया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टिविटी हम कैसे निकालें। स्ट्रॉन्ग की तो हम निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सपेरिमेंट से, लेकिन वीक का आ नहीं सकता है ना, क्योंकि वीक तो 100% टूटेगा नहीं तो हम उसकी वैल्यू को निकाल नहीं सकते। तो इसने कहा हम इनडायरेक्टली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे मैंने कहा आपको HCl, इसकी वैल्यू दे दी मैंने आपको 200। दूसरा मैंने कहा यहाँ से आपका NaOH, इसकी वैल्यू दे दी आपको 300। और तीसरा मैंने कहा आपको NaCl, इसकी वैल्यू दे दी आपको 500। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने कहा बताओ H2O की बताओ,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2O की कितनी होगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, और इस तीनों से हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो देखो अभी निकालते हैं। पहला HCl था तो H प्लस है और Cl माइनस है 200। ठीक है, दूसरा हमारे पास था NaOH, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा देना इसे और यहाँ लिख देना HCl। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है NaCl। NaCl को आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को माइनस कर दो। थर्ड को माइनस कर दिया आपने तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। आपके पास किस वैल्यू बचेगी, H प्लस और OH माइनस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। अब फर्स्ट की वैल्यू मैंने कहा 200 है। ठीक है, दूसरे की चलो 400 है सपोज, और तीसरे की 500 है। तो दो को जो वैल्यू है प्लस किया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, माइनस इक्वेशन थर्ड। तो जो वैल्यूज आपको गिवन होगी उसको यहाँ पे रखना है और आंसर जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास ऐसे। तो आपने क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है 3, और इसको देखना है कि जो वाटर पूछा हुआ है, वाटर मतलब H प्लस और OH माइनस, तो ये कैसे निकलेगा, कौन सी चीज को प्लस करना है, कौन सी चीज को माइनस करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको ये आंसर निकालना है। क्लियर है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी अब जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जैसे उसमें आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी थे हाँ, ये questions। थर्मोडायनेमिक्स में भी है। तो यही चीज तो है, सारी चीजें जो है 11 से भी मैच कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हम, सेकंड पॉइंट। सेकंड इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इट इज नोटेड बाय अल्फा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला बस, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये होगा लेमडा MC अपॉन लेमडा M नॉट, इन दोनों का रेशियो। ये क्या है, देखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन, C फॉर कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी, और नॉट का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या ऐसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका अल्फा आ जाएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन करोगे, और ये है कि आप कितना भी कर सकते हो। तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका डिफाइन क्या होगी, रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन डिफाइन की जरूरत नहीं है, इसमें है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हुआ है फॉर्मूला, कई बार हम करते आ रहे हैं। जो भी टोटल वैल्यू होती है उसे नीचे लिखा जाता है टोटल को, और जितना ऑब्टेन्ड है या जितना कंसंट्रेशन आपको गिवन है या जो मार्क्स हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये गिवन हो गया और ये टोटल हो गया। तो टोटल कितना हो सकता है, जितना इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये 100% टूट गया है, तो 100 का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा वैल्यू उसकी हो नहीं सकती है। और ये क्या है, लिमिटेड है, मतलब कम अमाउंट में। समझ में आया सेकंड फॉर्मूला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? Yes, sir. अब थर्ड पॉइंट में Yes, आते हैं। sir.
ये तीसरा फॉर्मूला है आपके पास, थर्ड वन इज टू कैलकुलेट, ये सेकंड चैप्टर में भी था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट कर रहे थे के से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। कैसे हुआ था देखो, c हो गया कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मोलैरिटी ले लेते हैं जनरली, मोलैरिटी, और अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, इसको मैं ड्राइव कर देता हूँ एक बार, पहले भी कई बार किया हुआ है। ए बी गिव्स ए प्लस और बी माइनस। सपोज इसकी कंसंट्रेशन सी है, इस 0 स्टार्ट में, अगर सपोज इसका अल्फा पार्टिकल निकल गया यानी अल्फा परसेंटेज, तो सी अल्फा, फिर आपको पता है कि के इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये हो गया और रिएक्टेंट हो गया, सी कॉमन आ गया इसमें, 1 माइनस अल्फा। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की। ठीक है, तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वो ये आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पहले भी किया था, एक बार मैंने और ड्राइव करके बता दिया आपको। तो k इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। सी फॉर कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी गिवन होगी जनरली, और अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये पहले भी आया था और अभी भी ये यूज होगा, तो ये भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, फोर्थ हेडिंग है, टू कैलकुलेट the solubility of sparingly soluble salt, जो बहुत कम क्या होगा, डिसॉल्व हो रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि सॉलिबिलिटी के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो सॉलिबिलिटी को हम यहाँ पे किस टर्म्स में डिनोट करेंगे, तो सॉलिबिलिटी के लिए यहाँ पे आता है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ पे आएगा मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला देखो, ये है आपका लेमडा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, सॉलिबिलिटी से, तो यहाँ पे इसको यहाँ ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। बस, कोई चेंज नहीं किया मैंने, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए बस। आपको मैंने कहा कि सॉलिबिलिटी, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन, जो जहां पे गिवन होगा, यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन थे, इसीलिए हमने उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे, सॉलिबिलिटी से। क्लियर हो गया? अभी पहले भी पढ़ लिया था आपने इक्वेशन, तो ये याद रखना आपने, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम। लेमडा एम क्या है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, इसमें अभी क्वेश्चन आंसर है आपके पास, तो वो सॉल्व करेंगे हम इसके बाद। और कप्पा के है आपका कंडक्टिविटी 3 या 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो 2-3 डेज हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्विज और टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो के फॉर कंडक्टिविटी, लेमडा एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी, और सॉलिबिलिटी ये है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें आता है
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी आपने एक क्वेश्चन पढ़ी है आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कि H प्लस और OH माइनस इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर माइनस 14। पर इस पर टेम्परेचर का ध्यान रखना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस होता है यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहती है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम रोल है इसका। बाई चांस अगर आ जाए तो ध्यान रखना आपको H प्लस और OH माइनस 10 की पावर माइनस 14 होगा 25 डिग्री सेल्सियस में, और 90 पे ये 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। यानी कि जो KW होता है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये बढ़ता है अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो ये KW है, ठीक। तो ये आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो तीसरा न्यूमेरिकल पोर्शन है जो वो इससे पूछा जाता है। 4 ही चैप्टर में पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन है। पहला आपको बताया नॉन्स इक्वेशन का, सेकंड था कंडक्टिविटी वाला, थर्ड आपका ये कोलरॉक्स लॉ का, और एक है लास्ट में फैराडे लॉ। इन चारों में से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। डन, आगे बढ़ जाऊं? यस, नो, नो आंसर? सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो पहले आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो एप्लीकेशन में क्या था, पहला पॉइंट था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम निकालते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके डाटा हमें पता होते हैं और इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। पहला उसने देखा कि वीक को निकालना मुश्किल है क्योंकि वीक तो 100% टूट ही नहीं रहा है, और जब 100% नहीं टूटा है तो हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग की वैल्यूज को निकाला, फिर स्ट्रॉन्ग की हेल्प से क्या किया उसने, वीक को निकाल लिया। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यूज को निकालने में सफल रहा वो। सेकंड था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तीसरा था डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चौथा था यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली, यानी जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो सॉलिबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। और पांचवा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि जब हम H प्लस और OH माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14। टेम्परेचर ध्यान रखना है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है, यानी बढ़ जाएगी। आपके पास दो ही दिए होते हैं जनरली, 10 की पावर माइनस 14 या 12, ये होगा लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पे। इतना ही याद रखना आपने। अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी में फैराडे लॉ भी आ जाएगा आज, ठीक है, और एक दो दिन हम और प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, इसमें केमिकल एनर्जी में। द सेल या द डिवाइस विच चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो ये मीटिंग ऑफ होने वाली है लगभग, तो आप इसे रिज्वाइन करना सेम आईडी पे।